तो फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 7 में हम लोगों ने देखा कि जो फातिमा है वो सब कुछ देख सकती है जो कि स्माइली मॉन्स्टर देख सकता है, और इवन वो समहाउ उस मॉन्स्टर को कंट्रोल भी कर सकती है, जिसके कारण वो कैनी की जान बचा लेती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिरकार फातिमा ऐसा कर क्यों पाई। तो देखो, पर्सनली मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जो फातिमा है वो हाइव माइंड को टैप इन कर चुकी है, जिस हाइव माइंड से सभी के सभी मॉन्स्टर्स कनेक्टेड होंगे। इस चीज का हिंट हमें प्रीवियस एपिसोड और इस एपिसोड में भी देखने को मिलता है, जहाँ प्रीवियस एपिसोड में फातिमा कहती है कि आई कैन स्टिल फील दैट मॉन्स्टर इनसाइड मी। और अगर तुम्हें याद हो तो इस मॉन्स्टर से जब फातिमा प्रेग्नेंट थी तो वो भी धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रही थी, जहाँ वो नॉर्मल खाने की जगह सड़ी गली सब्जियां खाने लगी थी और इवन उसे ब्लड अट्रैक्ट करने लगा था, वो ब्लड तक पीने लगी थी। तो मुझे लगता है कि तभी से जो फातिमा है वो मॉन्स्टर्स के हाइव माइंड से कनेक्ट हो चुकी थी, और ये जो मॉन्स्टर्स का हाइव माइंड है वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कर रहा था फातिमा को मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब तुम खुद ही सोचो कि जो नाइट मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने अपने बच्चों का सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि उन्हें इटरनल लाइफ मिल सके, तो उनके जो थॉट्स होंगे वो कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे कि वो अपने बच्चों का ही सैक्रिफाइस दे दें। और सैक्रिफाइस के बाद क्योंकि ये लोग और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और तो और इन सभी का माइंड एक साथ कनेक्टेड है। तो जब फातिमा का माइंड उस हाइव माइंड से कनेक्ट हुआ तो उस हाइव माइंड के जो इतने स्ट्रांग थॉट्स और उनकी विल्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही होंगी फातिमा को कि वो भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जैसे ही स्माइली मॉन्स्टर को फातिमा ने पैदा कर दिया तो उसका जो फिजिकल कनेक्शन था उस मॉन्स्टर से वो कट हो गया, जिसके कारण हो सकता है कि हाइव माइंड का जो इन्फ्लुएंस है फातिमा पर वो कम हो गया हो, लेकिन पूरी तरीके से उसका कनेक्शन हाइव माइंड से कट ना हुआ हो। बस इस एपिसोड तक जो फातिमा है वो इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके सामने कोई बड़ा थ्रेट नहीं था। उसे सिर्फ ये पता था कि हाँ कुछ कनेक्शन है, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि एग्जैक्टली क्या। अब जैसा मैंने कहा था इस एपिसोड में भी इस चीज का हिंट है। तो इस एपिसोड में बॉयड का प्लान था कि वो लोग जो टोटम है उसको यूज करेंगे नाइट मॉन्स्टर्स पर, और ये टेस्ट करेंगे कि इस टोटम से नाइट मॉन्स्टर्स मरते हैं या फिर नहीं, जो कि हमें पता चल ही गया कि नहीं मरते। तो बॉयड ने भी इस सिचुएशन का प्लान बना रखा था कि अगर वो मॉन्स्टर्स के बीच में फंस जाए तो आसपास के जितने भी घर है वो सभी लोग अपने दरवाजे के पास खड़े रहेंगे ताकि वो तुरंत भागकर किसी भी घर में घुस सके और अपनी जान बचा सके। लेकिन जब कैनी वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स के बीच में फंस जाता है तो हम लोग देखते हैं कि जो बाकी के मॉन्स्टर्स हैं वो आसपास के घरों के मेन डोर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं ताकि कैनी किसी भी घर में घुसकर अपनी जान न बचा सके। और इवन जब कैनी वो टोटम उस मॉन्स्टर में घुसाता है तो वो मॉन्स्टर पहले नाटक करता है कि उसे डैमेज हुआ है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ कैनी को ट्रोल कर रहा था, जिसका मतलब है कि नाइट मॉन्स्टर्स को इनके प्लान के बारे में पहले से ही पता था। क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा कि जब बॉयड स्माइली मॉन्स्टर को मारता है तो पहले तो स्माइली मॉन्स्टर को आइडिया ही नहीं होता कि बॉयड ने आखिरकार किया क्या है, लेकिन जैसे ही बॉयड का ब्लड स्माइली मॉन्स्टर पर इफेक्ट करता है तो वो नाइट मॉन्स्टर शॉक में चला जाता है और फिर मर जाता है। तो अब इस 7th एपिसोड में इस तरीके से जो नाइट मॉन्स्टर का कैनी को ट्रोल करना है और बाकी मॉन्स्टर्स का घरों के मेन डोर पर जाकर खड़ा होना, ये हमें बताता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स आपस में हाइव माइंड से कनेक्टेड हैं। और क्योंकि बॉयड ने अपने पूरे प्लान का ढिंढोरा पूरे गाँव में पीट ही रखा था और सोफिया तो स्पेशली उसके पास आई थी सब कुछ जानने, तो डेफिनेटली सोफिया यानी कि मैन इन येलो भी हाइव माइंड से कनेक्टेड होगा और इसी के थ्रू नाइट मॉन्स्टर्स को इस पूरे प्लान के बारे में पता चला होगा। अब देखो ये थ्योरी सही साबित हो या फिर गलत, लेकिन एक चीज तो 100% है कि फातिमा अब बहुत ही की कैरेक्टर बन चुकी है। क्योंकि जो बॉयड का प्लान था कि वो लोग टनल में जाएंगे उन सैक्रिफाइस बच्चों की हड्डियां ढूंढने के लिए, अब क्योंकि उन टनल्स में नाइट मॉन्स्टर्स होते हैं दिन के समय में, तो उनसे लड़ने के लिए बॉयड टेस्ट करना चाहता था उन्हीं टोटम्स को, लेकिन वो तो फेल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अब वो लोग टनल में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, लेकिन नाइट मॉन्स्टर्स और वो स्माइली मॉन्स्टर तो वापस जाएगा। और यहीं पे फातिमा कम्स इन पिक्चर। जब सभी नाइट मॉन्स्टर्स वापस टनल में जाएंगे तो फातिमा स्माइली मॉन्स्टर के थ्रू देखकर पूरे टनल का मैप बना सकती है। और सिर्फ यही नहीं, हम लोगों ने एपिसोड की शुरुआत में ही बॉयड को कहते हुए सुना था कि हमें अपना प्लान वर्क करने के लिए जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी, और इसके लिए हमें मॉन्स्टर्स के पैटर्न्स, उनके बिहेवियर को समझना होगा, और इवन कितने हेड काउंट है मॉन्स्टर्स के वो भी पता करना होगा। तो ये सभी चीजें अब फातिमा बहुत इजीली ट्रैक डाउन कर सकती है। अब यहाँ पर हाइव माइंड वाली थ्योरी को कनेक्ट करें तो एक सवाल उठ सकता है कि अगर फातिमा हाइव माइंड से कनेक्टेड है तो उसे तो इंस्टेंटली पता चल जाना चाहिए कि उस टनल में कहाँ से कौन सी एंट्रेंस है, कितने मॉन्स्टर्स हैं, कौन सी एग्जिट है, क्योंकि नाइट मॉन्स्टर तो उस टनल में ही रहते हैं। तो देखो पर्सनली मुझे यहाँ पर ये लगता है कि इस एपिसोड में जो भी कुछ हम लोगों ने फातिमा को करते हुए देखा वो खुद फातिमा को भी नहीं पता होगा कि वो कैसे हो गया, उसे हाइव माइंड का तो कोई आइडिया भी नहीं है। बस यहाँ पर जब एक बड़ा इवेंट होने वाला था, किसी की जान जाने वाली थी,
तब अचानक से फातिमा को ये विजन्स दिखे और उसने समहाउ उस स्माइली मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लिया। और हम लोग बहुत अच्छे से फ्रॉम के क्रिएटर्स को जानते हैं कि वो चीजें बहुत ज्यादा खींचते हैं और इस चीज को भी अभी आगे कुछ एपिसोड्स में खींचेंगे कि जहाँ फातिमा को पता ही नहीं होगा कि उसने सब कुछ कैसे कर दिया। वो अभी भी स्ट्रगल करेगी, वो ट्राई करेगी कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया तो उसको फिर से कर सकूं। लेकिन क्योंकि बॉयड ऑलरेडी बोल चुका है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें अपना प्लान जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा, तो वो लोग इवेंचुअली पहुंच जाएंगे टनल में। और हो सकता है, मेरी थ्योरी है बस ये, कि जब वो लोग टनल में पहुंचे तो वहाँ पे नाइट मॉन्स्टर फिर से उन पर अटैक करेंगे और तब ही फातिमा की फिर से ये पावर वापस आएगी और वो फिर से इन नाइट मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके उन सभी लोगों को बचा लेगी जो टनल में जाएंगे। जिसके बाद अब बात करते हैं सोफिया की। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उसने हेनरी के ड्रिंक में अपना ब्लड मिला दिया था। अब इस एपिसोड में हमें पता चला कि उस ब्लड मिलाने के कारण हेनरी को हेलुसिनेशंस आ रहे हैं कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में है और सपना देख रहा है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हेनरी के साथ भी वही चीज हो रही है जो बॉयड की वाइफ के साथ हुई थी। और हमें पता ही है कि आगे जाकर डेफिनेटली हेनरी कुछ बड़ा कांड करेगा ही करेगा। क्या पता वो जाके विक्टर को ही पेल दे, बेटा उठ जा, नींद से उठ जा। खैर आगे बढ़े तो हमें इस एपिसोड में पता चलता है कि सोफिया यानी कि मैन इन येलो किसी को रिवाइव भी कर सकता है। हम लोगों ने देखा कि जो सोफिया है वो एक फर्टाइल एग फोड़ देती है जिसके कारण रॉजर जिंदा हो जाता है और मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्टाइल एग का डेफिनेटली मतलब है कि उसके अंदर एक लाइफ थी। तो यहाँ पर रॉजर को जिंदा करने के लिए मैन इन येलो ने दूसरी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। और ये चीज ऑलरेडी हमने सुन रखी है फ्रॉम में कि जो नाइट मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने अपने ही बच्चों को सेक्रीफाइस कर दिया था इटरनल लाइफ के लिए। अब उन्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन नॉट द वे दे वांटेड। वो लोग हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे लेकिन एज अ नाइट मॉन्स्टर बन के। अब ये पूरी चीज मंकी स्पॉ वाला कॉन्सेप्ट है कि वॉट एवर यू वांट इट कम्स विद अ कॉस्ट। अब इस फ्रॉम सीरीज में मंकी स्पॉ वाले कॉन्सेप्ट पे मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें हम डिटेल में इस पर बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि रॉजर को जिंदा करने के बाद वो ही मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि रॉजर को जब इस टोटम से मारा गया तो वो मर गया, लेकिन नाइट मॉन्स्टर को जब इस टोटम से मारा गया तो उसे कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर मेरी एक थ्योरी है जो कि आधी कच्ची है, मतलब इतना जल्दी मैं जो सोच पाया वो तुम्हें बता रहा हूँ कि फ्रॉम विल में जो भी मॉन्स्टर्स हैं उन्हें मॉन्स्टर में कन्वर्ट करने के लिए किसी की लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जिस होस्ट का सेक्रीफाइस हो रहा है वो होस्ट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जितना ज्यादा वीक होगा, उनसे क्रिएटेड मॉन्स्टर को मारना उतना ही ज्यादा हार्ड और उतना ही ज्यादा इजी होगा। जैसे उस एग में जो लाइफ थी वो तो पैदा भी नहीं हुई थी, वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल थी, तो इसलिए हो सकता है कि रॉजर एक ही बार में उस टोटम से मर गया हो। लेकिन वहीं जैसा मैंने कहा कि ये थ्योरी आधी कच्ची है कि अगर हम लोग उन बच्चों पर ध्यान दें जिनका सेक्रीफाइस दे के नाइट मॉन्स्टर्स क्रिएट हुए हैं, उनको भी अगर इन टोटम से मारेंगे तो वो भी इजीली मर जाएंगे। लेकिन इस एपिसोड में हमने देखा ही कि इन टोटम से ये नाइट मॉन्स्टर नहीं मरते हैं, तो यहाँ पर ये थ्योरी फेल हो जाती है। लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इसको मैं पूरी तरह से पका कर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जरूर आना, मैं इस पर बात करूंगा। खैर अब बात करते हैं विक्टर चचा की। तो पूरे एपिसोड से विक्टर चचा रो रहे थे कि मैन इन येलो के बारे में पता करो, वो वापस आ चुका है। और जब वो उसकी कार में पहुंचे तो उनको मिला एक पाउच जिसमें थे बहुत सारे दांत। अब देखो इन दांतों को लेकर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि मैन इन येलो जिन भी लोगों को मारता हो वो उनके दांत निकाल कर अपने पास रख लेता हो एज अ सुवीनियर, या फिर मुझे जो लगता है, मेरी थ्योरी है कि बिल्कुल मैन इन येलो के ब्लड की तरह ही ये जो दांत हैं ये किसी रिचुअल का ही पार्ट है। और ये दांत और किसी के नहीं बल्कि जो प्रीवियस रीइंकार्नेशंस हैं फ्रॉम विल के लोगों के, उनके हैं। और इसी का यूज करके जो मैन इन येलो है वो बार बार उन्हीं रीइंकार्नेशन लोगों को फ्रॉम विल में बुलाता हो। और इवन जो भी फ्रॉम विल के लोगों को हेलुसिनेशंस दिखते हैं जिनसे उनकी फटके चार हो जाती है, वो भी इन्हीं दांतों से पॉसिबल हो पाता हो। अब मुझे पता है कि रीइंकार्नेशन के बाद पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, दांत चेंज हो जाते हैं, डीएनए चेंज हो जाता है। मतलब यार फ्रॉम विल में इतनी वियर्ड चीजें हो रही हैं कि लोगों की फटी पड़ी है इधर, और उधर वो फातिमा मिट्टी का गुड्डा बनाने में लगी हुई है, वो भी टेढ़ी मुंडी के साथ। तो ये थ्योरी तो सेंस बना ही सकती है यार। मतलब 50% नहीं, 50 तो ज्यादा हो जाएगा। 20, 10, 9, 8, मतलब तुम लोग कमेंट में बता दो कि तुम्हारे लिए कितनी सेंस बना रही है। मजाक से हटके सीरियसली मेरी थ्योरी है। खैर इस सीन में एक और चीज होती है जहाँ हम लोग देखते हैं कि कार है मिरेंडा की, लेकिन हम लोग साइड बाई साइड दोनों ही कार्स को कंपेयर करें तो ये मिरेंडा की कार है ही नहीं। मतलब ना तो दोनों ही कार के स्टीयरिंग का डिजाइन सेम है और ना ही दोनों कार का इंटीरियर सेम है। और अगर कोई बोले कि भाई इतने साल में तो इंटीरियर चेंज भी तो हो सकता है, तो तुम मेरे को बताओ पहली चीज कि ये फ्रॉम विल में जहाँ सबकी लगी पड़ी है और जहाँ लोगों के खाने के लाले पड़े रहते हैं, वहाँ कौन सोच रहा है कि मेरे को अपनी कार का इंटीरियर ठीक करना है। और चलो ये भी मान लिया कि कोई होगा नल्ला इंसान दिन में खाली बैठा हुआ, बोला आज इंटीरियर ही चेंज कर देता हूँ, तो इनके पास उस चीज के लिए फ्रॉम विल में रिसोर्सेज कहाँ हैं? और अगर करना ही था तो पहले कांच ठीक करता। इधर इनके पास फ्रॉम विल में खाने को सब्जी नहीं रहती और साला ये विक्टर के पास दे मोम रगड़ के इसकी सप्लाई क्यों नहीं खत्म होती मोम कलर की भाई। और चलो ये मान लिया कि किसी ने इंटीरियर समहाउ चेंज कर भी दिया कार का,
लेकिन भाई तुम मैकेनिक्स थोड़ी चेंज कर सकते हो। अब ये चीज कब क्यों कैसे है इस पे अभी तो नहीं बन रही मेरे से थ्योरी। तुम्हें कुछ लगता हो तो तुम कमेंट्स में बता दो। वैसे ही ये फ्रॉम वाले इतना एपिसोड खींचते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है देखते देखते। बाकी वीडियो इतनी लंबी ही रखते हैं, फ्रॉम वालों की तरह ज्यादा खींचेंगे नहीं। बाकी जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए। बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।